प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद किस तरह हुआ उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साम्राज्यवाद है क्या। सबसे पहले साम्राज्यवाद का अर्थ। साम्राज्यवाद का जो अर्थ है वो अंग्रेजी के इम्परटर से निकला है। साम्राज्यवाद का अर्थ एवं परिभाषा। जो साम्राज्यवाद जो शब्द है वो इम्परटर से निकला है, अंग्रेजी भाषा के जिसका अर्थ होता है सम्राट या राज्य का स्वामी। सम्राट या राज्य का स्वामी। राज्य का स्वामी। किसी क्षेत्र पर जब राजा किसी दूसरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर देता है और उसको अपनी शासन व्यवस्था को लागू कर देता है, वहां पर अपना मनपसंद विश्वास पत्र की नियुक्ति कर देता है, या वो जिसे हम सूबेदार कहते हैं, या प्रशासक कहते हैं, या राज्यपाल कहते हैं, या गवर्नर कहते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को साम्राज्यवाद की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बारे में अगर समाज विज्ञान कोश की करते हैं, समाज विज्ञान कोश, समाज विज्ञान कोश, समाज विज्ञान कोश के अनुसार साम्राज्यवाद वह नीति है जिसका उद्देश्य एक साम्राज्य का सृजन, संगठन और अनुसरण करना है। इसके साथ ही दूसरी परिभाषा है पार्कर टी मूल। पार्कर टी मूल के अनुसार जब गैर यूरोपीय राष्ट्र, गैर यूरोपीय जातियों पर यूरोपीय राष्ट्र का शासन, ये क्या कहते हैं, गैर यूरोपीय जातियों पर यूरोपीय राष्ट्रों की शासन नीति। इसके बाद चार्ल्स ए बर्ड के अनुसार चार्ल्स बर्ड क्या कहता है कि जब सभ्य देश होता है वो कमजोर देश पर या पिछड़े हुए देशों पर उन पर अपना शासन नीति थोपता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। सभ्य राष्ट्र द्वारा कमजोर तथा पिछड़े देशों पर शासन करने की नीति। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साम्राज्यवाद है उसमें एक देश दूसरे देश को कब्जे में करता है और उस पर अपनी शासन व्यवस्था लागू करता है। इस प्रकार साम्राज्यवाद के अगर स्वरूप की बात करते हैं, साम्राज्यवाद के
स्वरूप। तो साम्राज्यवाद के स्वरूप 3 प्रकार के हैं। साम्राज्यवाद सबसे प्राचीन साम्राज्यवाद, दूसरा है साम्राज्यवाद का स्वरूप, रूप जिसे कहते हैं। साम्राज्यवाद के स्वरूप की अगर बात करते हैं तो प्राचीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद। प्राचीन साम्राज्यवाद, दूसरा है उपनिवेशवाद, तीसरा है नव साम्राज्य, नव साम्राज्य। प्राचीन साम्राज्यवाद की अगर बात करते हैं, प्राचीन समय में जब राजा अपने अधीन के पड़ोसी राज्यों पर उन पर अधिकार कर लेता था और वहां पर अपनी शासन व्यवस्था को लागू कर देता था, तो उस प्रकार के साम्राज्यवाद का रूप था। उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य, इसमें है मौर्य साम्राज्य, इसके बाद रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। तो ये इसके उदाहरण है। और इसका जो ये कहां तक था, ये 15वीं शताब्दी तक था। इसके बाद उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या था कि पुनर्जागरण के कारण लोगों में बौद्धिक विकास हुआ और बौद्धिक विकास के कारण भौगोलिक खोजें हुई और भौगोलिक खोजों के कारण वहां पर बसना शुरू कर दिया था और उसी को कॉलोनियां बनी, विकसित यूरोप के देशों ने वहां पर खोजे करके वहां पर अधिकार कर लिया गया था, जिसे डॉक्टर लिविंगस्टोन द्वारा खोजे गए हैं। और इसके बाद स्टेनिल द्वारा कांगो है, रोडेस के द्वारा रोडेशिया दक्षिण अफ्रीका में वहां खोज कर वहां रहने लगे, वो उपनिवेशवाद था। इसके बाद नव साम्राज्यवाद, इसका जो कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इसका कार्य है। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कई अपने माल की खपत करने के लिए दूसरे राज्यों पर, दूसरे देशों पर, और ये सबसे यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये इसके कारण जो दूसरे कॉलोनियां बना रहे थे उसका नव प्रशासन कहा जाता है। इसके बाद अगर साम्राज्यवाद के कारणों की अगर बात करते हैं, साम्राज्यवाद के कारण, साम्राज्यवाद के कारण, साम्राज्यवाद के कारणों में सबसे प्रमुख अगर कारण की बात करते हैं तो कारणों को हम 3 तरह के बांट सकते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आर्थिक कारण, नंबर 2 राजनीतिक कारण, नंबर 3 ईसाई धर्म का प्रसार। ये मुख्य 3 कारण थे। आर्थिक कारणों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आर्थिक कारणों में अतिरिक्त उत्पादन, पहला कारण था अतिरिक्त उत्पादन। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति
यूरोप के महाद्वीप में इंग्लैंड में क्रांति होती है 1730 में, और 1780 के बाद 1817 के बाद 70 के बाद इटली जर्मनी का जब एकीकरण होता है, ये बड़ी तेजी से विस्तार हुआ, ये उद्योगों का विकास हो गया था। वो अपना कच्चा, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई, वो अपने उत्पादन को बेचने के लिए, यूरोप में कोई जगह थी नहीं वहां क्रांति, इसीलिए वो एशिया और अफ्रीका में अपने मंडियों के लिए चल पड़े थे, अविकसित देशों में चल पड़े थे। दूसरा है अतिरिक्त पूंजी। उद्योगों के विकास के कारण यूरोप के, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनके उद्योगों के विकास के कारण यहाँ पर पूंजी बढ़ गई थी, और पूंजी के बढ़ने के उसकी से और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये जो यूरोपीय देश हैं वो दूसरे देशों की, विकासशील देशों की तरफ अपना रुख अपना लेते हैं, वो एशिया और अफ्रीका में। इसीलिए दिसंबर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जो व्यापारी देशों के व्यापार करना था, ये पूंजीपतियों द्वारा। तो ये अतिरिक्त पूंजी है। फिर तीसरा है कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग बड़ी मात्रा में होने लगे, उद्योगों का विकास होने लगे, और कच्चे माल मिलना मुश्किल हो गया था। इन कच्चे मालों की प्राप्ति के लिए वे एशिया और अफ्रीका की तरफ चले गए। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं, इंग्लैंड में मैनचेस्टर और में वस्त्र उद्योग तो शुरू हो गया था, परंतु वहां पर कच्चा माल खरीदने के लिए भारत से कपास ली जाती थी, और इसीलिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए भी अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं। बढ़ती जनसंख्या। चौथा कारण बढ़ती जनसंख्या। यूरोप महाद्वीप में उद्योगों के विकास के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, और इस कारण जो एक अनुमान के अनुसार इतनी जनसंख्या बढ़ रही थी 1800 और 1900, इस समय इंग्लैंड की जनसंख्या 3 गुना हो गई थी। इंग्लैंड की जनसंख्या 3 गुना हो जाती है। जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की जो आबादी है वो 2 गुना हो जाती है, और इस बढ़ती जनसंख्या के कारण ये दूसरे देशों में अपनी जनसंख्या, दूसरे देशों में ये जाते हैं, उपनिवेश बनाते हैं, और वहां पर अधिकारी के रूप में, व्यापारी के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में वहां लोग वो बसाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद है यातायात और संचार के साधनों की विकास। यातायात और संचार के साधनों का विकास। यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए, तैयार माल को दूसरे देशों में बेचने के लिए रेल की पटरियां बिछाएगी और डाक तार, रेलवे लाइन, तो इसके कारण वहां के साधनों का विकास हुआ। इसके बाद राजनीतिक कारणों की बात करते हैं। राजनीतिक कारणों में
राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास। इटली जर्मनी 1870 में इटली जर्मनी राष्ट्रीय विकास हो गया था और इन्होंने दूसरे देशों में अपना प्रभुत्व जमाना, अपनी शान समझते थे और इसीलिए सबसे पहले कारण ये थे जो इनके योद्धा होते थे वो दूसरे देश में जाते, जैसे हिटलर कहा करते थे कि हमेशा युद्ध में व्यस्त होना चाहिए, नहीं तो सेना कमजोर हो जाती है। इसके कारण ये राष्ट्रीय विकास की भावना के कारण ये दूसरे देश में उपनिवेशवाद बनाना, साम्राज्य विस्तार करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसके बाद सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार, सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार यूरोप के देशों ने महत्वपूर्ण स्थानों पर ये अपना अधिकार करना चाहते थे, जैसे बंदरगाह हैं, नदियां हैं और व्यापारी केंद्र हैं, उन पर ये अपना अधिकार करना अपना महत्व समझते थे, इसलिए वो उपनिवेश बनाना चाहते थे। जैसे भूमध्य सागर पर नियंत्रण करने के लिए मिस्र को अपने नियंत्रण में रहना, फ्रांस ने मोरक्को को कब्जा में कर लिया था, वहां सैनिक अड्डे बनाए थे, तो इसी कारण ये काम थे। सैनिक वर्ग की भूमिका, सैनिक वर्ग की भूमिका, सैनिक इस समय सैनिक दूसरे देशों पर अधिकार करना अपना वीर समझते थे और इसीलिए उन्होंने दूसरे देशों पर अधिकार करने की होड़ लगती है अपने वीर पर, क्योंकि इसे अधिकार करेंगे वहां के कॉलोनियों में उनको बड़े अधिकारी बनाए जाएंगे, तो इसलिए ये महत्व करते थे। इसके बाद व्यापार वर्ग का योगदान, व्यापार वर्ग का योगदान, व्यापारियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों पर कब्जा करना जरूरी समझते थे। जिन देशों में कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे या जिन देशों में तैयार माल बेचना चाहते थे, और वो व्यापारी चाहते थे कि उन देशों पर उनका कब्जा हो जाए ताकि उनके व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। जो प्रधानमंत्री डेजरली ने जब स्वेज नहर में अपने शेयर करता है तो उस समय बैंक बिना किसी दबाव के उनको काफी पैसे दे देते हैं और फिर डेजरली पर ये दबाव भी बनाते हैं कि वो मिस्र पर ही अधिकार कर ले। इसके बाद साहसी व्यक्तियों का योगदान, साहसी व्यक्तियों का योगदान, बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो दुर्गम क्षेत्रों में गए हैं, वहां उन्होंने खोज की है और वहां उन्होंने सुधार के लिए कदम उठाए हैं और वो अपने देश के लिए उस क्षेत्र का विकास करना चाहते थे। जैसे स्टैनली ने कांगो की खोज की और स्टैनली ने एक पुस्तक लिखी और उन पुस्तक का नाम है थ्रो द अमेरिकन कंटिनेंट, जिसमें उस पुस्तक से पहले अमेरिका में यूरोपियों की जो संख्या थी वो सिर्फ 10% थी और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध तक 84% तक पहुंच जाती है। बेकर है, डॉक्टर लिविंगस्टोन है, रोडेस जिन्होंने रोडेशिया के नाम से शहर देश बसाया, ये ऐसे साहसी थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप या कई एशिया देशों में देकर वहां पर उन्होंने अपने व्यापार को
बढ़ावा दिया। धर्म प्रचारकों की भूमिका, तीसरा है धर्म प्रचारकों की भूमिका। साम्राज्यवाद का विस्तार करने में धर्म प्रचारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धर्म प्रचारक दूसरे देश में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे और वो अपने धर्म को फैलाना अपनी शान समझते थे, अपने देश राष्ट्रीय भावना को महत्व समझते थे। अगर उस देश का धर्म दूसरे देश में फैलता है तो वो अपने कर्तव्य समझते थे, साम्राज्य विस्तार समझते थे। इसी कारण यूरोप के अनेक पादरी थे, वो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में जाते हैं, स्थानों की खोज करते हैं, वहां पर अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं और व्यवसाय रूप में इस चीज का लाभ भी उठाते हैं। इनमें से जैसे डॉक्टर लिविंगस्टोन, इसके बाद स्टैनली, ये ऐसे हैं। और डॉक्टर लिविंगस्टोन ने कहा था कि अफ्रीका महाद्वीप है वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए और व्यापार के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, अवसरवादी है। तो ये सारे जो कारण थे अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में साम्राज्य विस्तार का कारण थे।